स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंजना's क्लास। अंजना की क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की बिहाइव बुक से द लिटिल गर्ल पार्ट 1 में हमने देखा था कि कैजिया, जो कि एक छोटी सी बच्ची का नाम था, वो किस तरह से अपने फादर से डरती थी। जब उसके फादर उसको ऑफिस जाने से पहले मिलने आते और उसको प्यार करते थे, तब उसकी फीलिंग्स अलग तरह की होती थी। और जब वो ऑफिस चले जाते थे तो उनकी गाड़ी को जब वो जाते हुए देखती थी तो वो काफ़ी रिलीफ महसूस करती थी। फिर हमने इसके आगे ये भी देखा कि उसकी ग्रैंड मदर ने उससे कहा कि उसके फादर का बर्थडे नेक्स्ट वीक में आने वाला है, तो वो उनके लिए कोई गिफ्ट बनाए। कैजिया एक छोटा सा येलो सिल्क का जो कपड़ा होता है उससे वो कुशन बनाती है। कुशन बनाने के बाद वो सोचती है कि कुशन में क्या भरा जाए, तो वह गलती से अपने पिता के इम्पॉर्टेंट पेपर को फाड़कर उसमें भर देती है। उसका परिणाम क्या होता है आप स्लाइड में देखेंगे कि उसको उसके पिता स्केल से मारते हैं। वो काफ़ी दुखी होती है। तो इसके बाद हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. जब बहुत समय हो गया था उसको रोते हुए और दुखी हुए, तब ग्रैंड मदर ने उनको अपने शॉल में लपेटा और रॉकिंग चेयर, बच्चों ये एक तरह की चेयर होती है जो आगे पीछे हिलती है, उस चेयर पर लेकर वो बैठ गई। What did God make fathers for? He sobbed. उसने सुबकते हुए कहा कि भगवान ने पापा को क्यों बनाया। Here is a clean hanky, darling. Blow your nose. Go to sleep, Pat. You'll forget all about it in the morning. बच्चे, ये एक साफ़ सुथरा रुमाल है, आप इस अपने चेहरे और नाक को पोंछ लो और सोने चले जाओ। I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. बच्ची रोते हुए फिर कहती है कि मैंने उनको समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन वह बच्ची नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स। जब उसने दोबारा से अपने पिता को देखा तो उसने जल्दी से अपने दोनों हाथ अपने पीछे कर लिए और उसके गाल बिल्कुल लाल हो गए। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। उनके जो पड़ोसी थे उनका नाम था मैकडोनल्ड्स। दे हैड 5 चिल्ड्रन। उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। उनकी जो बच्चे के घर की जो फेंस थी उसमें से उसने झांकते हुए उन लोगों को खेलते हुए देखा। वो टैग गेम को खेल रहे थे ये बच्चों, ये एक पकड़म पकड़ाई वाला खेल होता है जो अपन खेलते हैं। द फादर विद अ बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स। जो पिता थे उन्होंने माओ नाम के बच्चे को अपने कंधे पे बिठा रखा था। द 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन to his coat pockets ran round and round the flower beds, shaking with laughter. Once she saw the boys turn the horse on him and he tried to catch them laughing all the time. जो 2 बच्चियां थीं वो उनके पड़ोसी के दोनों तरफ घूम रही थी और दोनों लड़के खेल रहे थे। तो देखिए इस चित्र में जो उनके पड़ोसी थे मैकडोनल्ड, उन्होंने एक बच्चे को अपने कंधे पे बिठा रखा है और बाकी बच्चे कितनी खुशी खुशी यहाँ पर खेल रहे हैं। और ये देखिए इस तरह से ये टैग गेम होता है, पकड़म पकड़ाई वाला खेल होता है, जिसमें कि बच्चे एक दूसरे को पकड़ रहे हैं और बीच में उनके पापा एक और बच्चे को कंधे पे बैठाकर खेल रहे हैं। और जो कैजिया है वो फेंस की दरार में से उन बच्चों को खेलते हुए देख रही है। Then it was she decided there were different sorts of father. इस समय उसने सोचा कि कई प्रकार के पापा होते हैं। Suddenly one day mother became ill. अचानक से एक दिन उसकी माँ बीमार हो गई। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। और उसकी माँ और उसकी दादी दोनों हॉस्पिटल गए। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक।
जो उनके घर में खाना बनाने वाली थी एलिस, उसके साथ वो छोटी सी बच्ची घर में अकेली रह गई। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। दिन में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। लेकिन जब एलिस उसको रात को सुलाने लगी तो वो डर गई। What will I do if I have a nightmare? She asked. उसने पूछा, क्या होगा अगर मुझे रात को डरावना सपना आएगा? Nightmare means डरावना सपना आएगा। I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. मेरे को जब भी रात में सपना आता है तो दादी मुझको अपने पलंग पे सुला लेती है। I can't stay in the dark. मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। It all gets whispery. चारों तरफ से मुझे डर लगता है। You just go to sleep, child, said Alice. Alice ने कहा, बेटा सो जाओ। Pulling off her socks, उसके मोजे उतारे। And don't you scream and wake your poor pa. और रात को चिल्लाना मत, अपने पापा को मत जगाना। अब देखिए, बच्ची जब भी अपने फादर के बारे में सोचती है तो देखो उसके फादर उसको कैसे लगते हैं कि बहुत बड़े आदमी हैं, मतलब उनको उनसे डर लगता है। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम। जब वो रात को सोई तो उसको फिर वही सपना आया। द बूचर विद अ नाइफ एंड अ रोप। उसके सामने कोई कसाई चाकू और रस्सी लेकर आया। हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल। वो उसके पास आता गया और बड़ी भयानक सी मुस्कुराहट लिए हुए। वाई शी कुड नॉट मूव। वो हिल भी नहीं पाई। कुड ओनली स्टैंड स्टिल क्राइंग आउट। बिल्कुल शांत होकर वो रो रही थी। ग्रैंडमा ग्रैंडमा, दादी दादी। शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड। और जब वो एकदम कपकपाती हुई उठी तो उसने देखा कि उसके पापा उसके पलंग के बाजू में है। अ कैंडल इन हिज हैंड। उनके हाथों में एक मोमबत्ती है। व्हाट्स द मैटर, ही सेड। उन्होंने कहा, क्या हुआ? ओ अ बूचर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी। दादी को बुला दो क्योंकि एक कसाई है और एक चाकू है। ही ब्लू आउट द कैंडल, बेंड डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स। उन्होंने मोमबत्ती को अलग रखा, झुक गए और बच्ची को अपनी गोदी में ले लिया। कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम। वो उसको गोदी में लेकर गलियारे में से होते हुए बड़े शयन कक्ष में ले गए। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड। पलंग के ऊपर अखबार था। ही पुट अवे द पेपर। उन्होंने उस अखबार को अलग कर दिया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड। और बड़ी सावधानी से बच्चे को लिटा दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर। और वो उसके बाजू में लेट गए। हाफ स्लीप स्टिल। अभी भी वो आधी जागी हुई थी। स्टिल विद द बूचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम शी क्रैप क्लोज टू हिम। और उसको अभी भी कसाई की हंसी सुनाई दे रही थी और वो अपने पापा के पास में आ गई। सगल हर हैड अंडर हिज आर्म्स। और उनके हाथों के बीच में उसने अपना सिर छुपा लिया। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट। और बड़ी कसकर उनकी शर्ट को पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर। अब उसको अंधेरे से डर नहीं लग रहा था। शी ले स्टिल। वो बिल्कुल शांति से लेटी हुई थी। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर। उसके पापा ने कहा कि मेरे पैरों से तुम अपने पैरों को रगड़ो जिससे तुम्हारे पैर गर्म हो जाएंगे। ये देखिए पिक्चर में किस तरह से उसके पापा ने उसको अपनी गोदी में ले रखा है। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लाइट लिटिल गर्ल। और वो भी बच्ची के पास में सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर। अब उसके अंदर एक सुखद भावना आई। पुअर फादर नॉट सो बिग। पापा इतने बड़े नहीं हैं आफ्टर ऑल। एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस। हालांकि उनके हाथ दादी से ज़्यादा कठोर थे, लेकिन उसको ये कठोरता अच्छी लगी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड was too tired to be Mr. MacDonald. He had torn up all his beautiful writings. She stirred suddenly and sighed. What's the matter? asked her father. Another dream? हर दिन उनको भी काम पे जाना होता था और इसलिए वो मैकडोनल्ड की तुलना में ज़्यादा थके हुए होते थे। उसने अपने जो भी कुछ लिखा था उसको फाड़ दिया और वो अचानक से हिली और चुप हुई।
तब उसके पिता, ये सब वो सपने में ही सोच रही थी। अचानक से उसके पिता ने कहा, क्या बात है, फिर कोई स्वप्न देखा? ओ सेड द लिटिल गर्ल, लड़की ने कहा, छोटी सी बच्ची ने कहा, ओ माई हैड्स ऑन योर हार्ट, मेरा सिर आपके हृदय के ऊपर था। आई कैन हियर इट गोइंग, मैंने सुना कि धड़क रहा है। वॉट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट, आपका दिल कितना बड़ा है। फादर डियर, प्रिय पापा। ये थी ये कहानी कि किस तरह से वो बच्ची अपने फादर के एकदम क्लोज आई और उसको पता चला कि मेरे पापा गुस्सा ही नहीं करते, मेरे पापा मुझसे प्यार भी करते हैं। तो बच्चों, हमने इस कहानी को पढ़ा, अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज कैजियाज फादर्स रूटीन बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस ऑन संडेज। कैजिया के फादर का क्या रूटीन रहता था जब वो ऑफिस जाते थे और जब वो ऑफिस से बाहर आते थे, वापस आते थे और संडे को और रविवार को? आंसर इज ही यूज्ड टू किस कैजिया कैजुअली बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस। वो ऑफिस जाने से पहले कैजिया के माथे पर चुम्बन देते। ही वुड आस्क फॉर द न्यूज़पेपर, फिर उसके बाद वो अखबार मांगते। एंड टी आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस, ऑफिस से लौटने पर वो चाय और अखबार की मांग करते। ऑन संडेज ही वुड टेक रेस्ट, रविवार को वो आराम करते। ही वुड एंजॉय साउंड स्लीप ऑन द सोफ़ा, और सोफे पर वो बड़ी गहरी नींद लेते। Question number 2, in what ways did Kazia's grandmother encourage her to get to know her father's better? अपने पिता को और अच्छे से जानने के लिए उसकी दादी ने कैजिया से क्या करने के लिए कहा? आंसर, Kazia's grandmother sent her to her father's room to have a nice talk with him. कैजिया की दादी ने कहा कि जाओ अपने फादर के कमरे में और उनसे बात करो। बिसाइड शी आस्क्ड हर टू मेक अ गिफ्ट ऑफ अ पिन कुशन ऑन हर फादर्स बर्थडे, और उन्होंने उससे एक पिन कुशन बनाने के लिए भी कहा अपने फादर के बर्थडे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा इसका आंसर लंबा है। ये है, हाउ डज कैजिया बिगिन टू सी हर फादर एज अ ह्यूमन बीइंग हु नीड्स हर सिंपैथी। कैजिया ने किस प्रकार से कैजिया किस प्रकार से अपने फादर के क्लोज आ गई, या उसको अपने पिता के अंदर एक मानव दिखने लगा, मनुष्य दिखने लगा? आंसर है, कब हुआ था? जब वो एक बार रात को डर गई थी। तो ये हम हिस्सा वहाँ से लेंगे। वन नाइट कैजिया हैड अ नाइटमेयर विच मेड हर टू टेरिफाइड। एक बार कैजिया को रात को सपना आया तो वो बहुत डर गई। शी वॉज क्राइंग आउट ऑफ फेयर, वो डर से रो रही थी। When she woke up, जब वो जागी, she found her father beside her bed with a candle in his hand. तब उसने पाया कि उसके पिताजी अपने हाथ में एक मोमबत्ती रखे हुए हैं और उसके बाजू में, पलंग के बाजू में बैठे हुए हैं। He asked her what the matter was. उन्होंने वजह पूछी। When he came to know about her nightmare, he blew out the candle, bent down and caught up the child in his arm. जब उनको पता चला कि उनकी बच्ची ने एक डरावना सपना देखा, तो वो उसी के पास में आके बैठ गए और उसको गोदी में ले लिया। ही कैरिड हर टू द बिग बेडरूम, फिर वो उसको अपने बेडरूम में भी ले गए। ही लेड हर ऑन द बेड, उन्होंने उसको पलंग पर लिटाया। एंड पुल्ड द कवर्स अराउंड हर, और उसके चारों तरफ से उसको चादर उड़ा दिया। अपार्ट फ्रॉम दिस ही ले डाउन बिसाइड हर, और वो उसके बाजू में भी लेट गए। तो इस तरह से बच्चों, हमने इस क्वेश्चन में ये देखा कि किस तरह से पहले कैजिया डरती थी अपने पापा से, लेकिन जब वो खुद डरी सपने से, तो किस प्रकार से उसके पापा ने उसको संभाला और उसको गोदी में लेकर सो गए। तो बच्चों, हमने इस स्टोरी के कई हिस्सों को हमने क्वेश्चन की फॉर्म में भी समझ लिया कि जब हमने क्वेश्चन किए तो आंसर में हमको फिर से वो स्टोरी का पता चल गया। अब बच्चों, इससे हम एक ग्रामेटिकल आइटम भी सीखते हैं। तो स्टोरी में ये है, इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन भी इंट्रोड्यूस किया गया है। अब आपको सिंपल बोलचाल की भाषा में हम ये समझा देते हैं कि डायरेक्ट नरेशन क्या होती है। जैसे अगर आपका दोस्त कहता है, मोहन कहता है कि तुम्हें कल स्कूल आना है, तो मोहन कहता है
तुम्हें कल स्कूल आना है। ये क्या है, हमने मोहन के कहे गए शब्दों को वैसा का वैसा कह दिया, तो ये कहलाएगा डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच। तो बच्चों, व्हेन वी रिपोर्ट द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर विदाउट एनी चेंज, देन दिस मूड ऑफ कम्युनिकेशन इज डायरेक्ट स्पीच। मतलब वक्ता के कहे गए शब्दों को उसी प्रकार यदि हम लिखते हैं तो वह कहलाता है डायरेक्ट नरेशन। जैसे ही सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई एम हंग्री, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और फुल स्टॉप। इसमें देखिए जो ही सेड है ये और इसके बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा लगाया गया है, यानी हमने जस के तस शब्द को वैसा का वैसा लिखा है, तो ये कहलाएगा डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन की पहचान भी आप ये समझ लीजिए कि इसमें कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग होता है। अब जब वक्ता या स्पीकर के शब्दों को जब हम अपने शब्दों में कहते हैं तब वो नरेशन कहलाती है इनडायरेक्ट, वो कहलाती है इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें जैसे व्हेन वी डू नॉट रिपोर्ट द रियल वर्ड्स ऑफ स्पीकर एंड चेंज देम, देन दिस मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। जब वक्ता के कहे गए शब्दों को हम अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट नरेशन। जैसे अगर आपसे टीचर कहता है कि टीचर ने मुझसे कहा कि मुझे कल स्कूल आना है, तो इस तरह से मैंने टीचर के कहे हुए शब्दों को अपने शब्दों में लिख दिया, तो ये कहलाएगी इनडायरेक्ट नरेशन। ही सेड दैट ही वॉज हंग्री। इनडायरेक्ट नरेशन की पहचान ये होती है कि इसमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं होता है और इसमें कंजंक्शन का प्रयोग होता है, संयोजक शब्द का प्रयोग होता है। तो इसमें दैट लगा हुआ है, इसमें कंजंक्शन क्या है, दैट है। और आई एम हंग्री था जो पिछली स्लाइड में, तो वो ये हो गया ही वॉज हंग्री, यानी हमने इसके कुछ सब्जेक्ट को भी बदल दिया और वर्ब को भी बदल दिया। तो ये हम देखेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के कितने पार्ट्स होते हैं। बच्चों, कोई भी सेंटेंस होगा तो उसके दो भाग होंगे, एक होगा रिपोर्टिंग वर्ब होगी या उसको रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं, और एक होगी रिपोर्टेड स्पीच। तो दो हिस्से होंगे। रिपोर्टिंग वर्ब क्या कहलाती है? रिपोर्टिंग वर्ब जैसे ये सेंटेंस है आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, ही सेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई विल कॉल यू, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगी? ही सेड। ये हमको अच्छे से पहचान लेना है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। तो जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बीच वाला हिस्सा होता है वो कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच, और इसके बाहर वाला हिस्सा कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। जब हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं तो आप टेंस में भी चेंज होता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा वो बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, और जो पास्ट इंडेफिनिट होगा वो बदलेगा पास्ट परफेक्ट में। आप ऐसे समझिए कि जो पास्ट टेंस है 1 2 3 4, यानी पास्ट इंडेफिनिट 1, पास्ट कंटिन्यूस 2, पास्ट परफेक्ट 3 और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस 4। तो जो 1 होगा वो किस में बदल जाएगा? 3 में, और 2 बदल जाएगा 4 में। ठीक है ना? तो जो पास्ट इंडेफिनिट होगा वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट एज इट इज़ पास्ट परफेक्ट रहेगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। यानी जो इंडेफिनिट होगा पास्ट इंडेफिनिट वो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, पास्ट कंटिन्यूस बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, विल बदल जाएगा वुड में, शैल बदल जाएगा शुड में, और कैन बदल जाएगा कुड में। लेकिन ये सब चेंजेस कब होंगे? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी। तो बच्चों, ये परिवर्तन टेंस में कब होते हैं? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है। और अगर दिस डे है तो वो दैट डे में बदल जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन में। यानी आपको ये समझ लेना है कि जो निकटता प्रदर्शित करने वाले शब्द होते हैं, दिस नज़दीकी बताता है और ये बदल जाता है दैट में, वो दूरी प्रदर्शित करने वाले शब्दों में बदल जाते हैं। टुमारो बदल जाएगा फॉलोइंग डे, यस्टरडे चेंज हो जाएगा द डे बिफोर। यदि डायरेक्ट नरेशन में यस्टरडे है
तो वो इनडायरेक्ट नरेशन में द डे बिफोर हो जाएगा। वॉज वर ये बदल जाएंगे हैड बीन में, इज़ एम बदलेंगे वॉज में, यानी प्रेजेंट टेंस अपने रिस्पेक्टिव पास्ट टेंस में बदल जाता है, लेकिन जो पास्ट इंडेफिनिट होता है वो पास्ट परफेक्ट में बदलता है, वॉज वर हैड बीन में। बच्चों स्लाइड को पॉज करके आप इसको कॉपी में नोट करिएगा। डिड बदल जाएगा हैड में, विल शेल विल चेंज इनटू शुड वुड, कैन विल चेंज इनटू कुड, मस्ट हैड टू में बदल जाएगा, एगो बिफोर, दिस दैट में, दीज दोज में, लास्ट प्रीवियस में, आर वर में, मे माइट में, नाउ देन, टुडे दैट डे, इट दैट, और नेक्स्ट डे बदल जाएगा द फॉलोइंग डे। ये बच्चों ये तो इस तरह से जो दूरी प्रदर्शित निकटता प्रदर्शित करने वाले शब्द दूरी प्रदर्शित करने वाले शब्दों में बदल जाते हैं। अब बच्चों जो सबसे बड़ा जो चेंज होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में चेंज होना। प्रोनाउन में चेंज होगा तो एक आप सिंपल सी एक स्पेलिंग याद रख लीजिए, सन, SON, सन यानी बेटा। तो सन में एस क्या है, सब्जेक्ट है, ओ है ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, और एन को हम मानते हैं नो चेंज। अब आपको जो मैं आपको चीज़ समझाऊंगी तो आपको आसानी से समझ में आएगा। सब्जेक्ट, यदि मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में, जैसे आपके सामने स्क्रीन पर ये सेंटेंस है, शी सेड आई सोल्ड माई कार माई सेल्फ। इसमें सबसे पहले अपन ये समझ लेते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब है शी सेड। समझ में आ गया, रिपोर्टिंग वर्ब है इसमें शी सेड, और इसके बाद जो इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में है वो है रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच के जो सब्जेक्ट को हम चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट में आप ये देखिए पहला सब्जेक्ट क्या है, हमको ये फॉर्मूला याद रखना है सन का। तो इसमें आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो फर्स्ट पर्सन में जो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन जो दिया गया है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है रिपोर्टिंग वर्ब में, शी। तो आई की जगह आप देखिए इनडायरेक्ट नरेशन में बदल गया, आई किस में बदल गया, शी में। और माई जो पॉजेसिव केस था वो इसी तरह से थर्ड पर्सन वाले हर में बदल गया, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट है शी। तो इस तरह से हमने देखा कि यदि फर्स्ट पर्सन हो रिपोर्टेड स्पीच में, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। लेकिन अगर मान लीजिए सिचुएशन चेंज हो जाए, शी सेड टू मी कॉमा यू वेस्ट योर प्रेशियस टाइम योर सेल्फ। अब इसमें आप ये समझ गए होंगे रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है। रिपोर्टिंग वर्ब है शी सेड टू मी। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, शी सेड टू मी। ये रिपोर्टिंग स्पीच है। और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, यू वेस्ट योर प्रेशियस टाइम योर सेल्फ। अगर मान लीजिए अब फिर से हम सन की स्पेलिंग ध्यान रखते हैं, SON, ओ यानी ऑब्जेक्ट और सेकंड पर्सन। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन है सब्जेक्ट की जगह, तो वो कैसे चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट की तरह। यानी जो यहाँ पर यू है वो किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, मी के अनुसार। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। तो ये कैसे बदलेगा, शी टोल्ड मी, सेड टू चेंज हो जाता है टोल्ड मी में, शी टोल्ड मी दैट। और हमने ये देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदल जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। तो शी टोल्ड मी दैट आई वेस्टेड, योर की जगह हो जाएगा माई, माई प्रेशियस टाइम, योर सेल्फ की जगह हो जाएगा माई सेल्फ। अब इसके बाद आता है थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में ये जान लीजिए कि कोई भी चेंज नहीं होता है। हमारे पास सेंटेंस है ही सेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा का जो के बीच में जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका सब्जेक्ट है शी। तो शी क्या है, थर्ड पर्सन, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये होगा ही सेड। और जब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो यहाँ पे कंजंक्शन लगेगा दैट। ही सेड दैट शी वॉज बिजी विथ हर टॉय। तो इस तरह से हमने कुछ जनरल रूल्स देखे। अब हम देखते हैं कुछ स्पेसिफिक रूल्स भी देखते हैं। तो बच्चों यदि मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब से कोई क्वेश्चन बना है, डू, डज, डिड,
विल, शैल, वॉज, वर, इनसे अगर कोई क्वेश्चन बना हुआ है तो उसका कंजंक्शन हमेशा इफ़ या वेदर होता है, ये आपको याद रखना है। और जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसमें सेड की जगह हम क्या लिख देते हैं, आस्क्ड, क्योंकि क्वेश्चन है वो। तो क्या, और ये कैसे बनेगा, शी आस्क्ड। अब हमको डू यू नो मी, ये क्वेश्चन है हेल्पिंग वर्ब से, तो इसमें इफ़ आ जाएगा और हम सिंपल सेंटेंस में इसको बदल देंगे, इसको प्रश्नवाचक नहीं रहने देंगे। तो ये आ जाएगा शी आस्क्ड इफ़ आई न्यू हर। अब आपको ये भी नियम का ध्यान रखना है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो किस में बदल जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। इसके बाद और भी जैसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे WH वर्ड है जिसमें कि व्हेन डज शी कम हियर सेड फराज। फराज ने कहा कि वो कब, यहाँ पर कब आई। तो ये क्वेश्चन किससे बना है, WH वर्ड से। तो जब जहाँ पर WH वर्ड होता है तो वो भी कंजंक्शन का काम करता है। तो ये कैसे बनेगा, फराज आस्क्ड। अब प्रश्न है तो सेड तो रहेगा नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे आस्क्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा और WH वर्ड है वो कंजंक्शन की तरह आएगा व्हेन। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस था, शी कम हियर, तो ये बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो फराज आस्क्ड व्हेन शी केम देयर, हियर किस में बदल जाएगा, देयर में। तो बच्चों आपने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड फराज ये पास्ट टेंस में थी, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी हमने बदल दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में। इसके बाद आते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य। जैसे टीचर आपको कहते हैं ना कि गेट आउट ऑफ माई क्लास या कम हियर, इस तरह के जो आदेश वाले वाक्य होते हैं वो कैसे बनते हैं। तो इस तरह के वाक्य बिल्कुल इजी होते हैं कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हम हटा देते हैं और कंजंक्शन के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं, TO2 का प्रयोग करते हैं। और इसमें सेड की जगह अगर सलाह दी जा रही है तो सजेस्टेड लिख देंगे, अगर मान लीजिए ऑर्डर दिया जा रहा है तो ऑर्डर दे रहे हैं, और सलाह दी जा रही है तो एडवाइस भी लिख सकते हैं, परमिशन दी जा रही है तो परमिटेड। इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। अब इसमें एग्जाम्पल है, शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गेट आउट ऑफ माई वे, मेरे रास्ते से हट जाओ। तो अब ये एक तरह से बोला जा रहा है उससे, तो क्या लिखा हमने, शी टोल्ड, शी टोल्ड। अब यहाँ पर हमको टू लगाना है कंजंक्शन, शी टोल्ड मी, ये माई वे था ना तो इसने ऐसा आया, शी टोल्ड मी टू गेट आउट ऑफ हिज वे, कि वो उसके रास्ते से हट जाए। माई वे फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट की तरह बदलेगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या था, शी। इसी के और सेंटेंस देखते हैं हम, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट वेस्ट योर टाइम। टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि समय बर्बाद मत करो, तो ये टीचर ने एडवाइस दी ना, तो ये हो जाएगा द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट। अब ये डोंट है, हमें टू लगाना है कंजंक्शन, तो हम नॉट को टू से पहले लिखेंगे, नॉट टू वेस्ट टाइम। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट नॉट टू वेस्ट टाइम या नॉट टू वेस्ट देयर टाइम। सेकेंड सेंटेंस है, शी सेड टू मी कॉमा प्लीज़ कम विद मी, उसने मुझसे कहा मेरे साथ आओ। तो ये प्लीज़ है तो यहाँ पे रिक्वेस्ट है, तो शी रिक्वेस्टेड मी टू कम विद हर। और कुछ इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जैसे जिसमें आशीर्वाद दिया जाता है या श्राप दिया जाता है, तो वो देखिए कैसे बनते हैं। तो इसमें जैसे माई मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, माँ ने कहा तुम चिरायु हो। तो इसमें माँ ने क्या की, प्रार्थना की, तो हम लिखेंगे सेड टू की जगह लिखेंगे प्रेड, प्रेड। और उसके बाद कंजंक्शन आएगा दैट, और उसके बाद यू, सेकेंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है यहाँ पे मी, यानी इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई, आई, और मे किस में बदल जाएगा, माइट में। तो अब इसकी इनडायरेक्ट नरेशन बनेगी, माई मदर प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। तो बच्चों इस तरह से हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस के कुछ रूल्स सीखे। अब इन पे बेस्ड अपन एक्सरसाइज करते हैं, और बहुत सिंपल एक्सरसाइज है।
Read the sentences carefully and underline the verb of reporting the following sentences. आपको ये सेंटेंस पढ़ना है और रिपोर्टिंग वर्ब को आपको अंडरलाइन करना है. मैं सेंटेंस पढ़ देती हूँ. He says that he will enjoy the ride. Father mentioned that he was going on a holiday. No one told us that the shop was closed. I wondered why he was screaming. He answered that the price would go up. Ben told her to wake him up. Ratan apologized for coming late to the party. तो बच्चों, मैं पहला जो क्वेश्चन है उसका आपको करके बताती हूँ. इसमें he says इसमें says है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, तो इसको हमें अंडरलाइन करना है. अब देखिए हम इसके आंसर देखते हैं. पहले सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है says, दूसरे सेंटेंस में है mentioned, तीसरे में है told, और नंबर 4 में है wondered, नंबर 5 में है आंसर्ड, नंबर 6 में है टोल्ड और नंबर 7 में है अपोलोजाइज. तो जो भी यहाँ पर ब्लू अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो क्या कहलाते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब. एक और हम एक्सरसाइज देखते हैं कि इसमें कुछ वर्ब्स दी गई हैं और नीचे फिल इन द ब्लैंक्स है, उनको हमको भरना है. अब इसके मैं वर्ब्स के आपको मीनिंग बता देती हूँ. वर्ब कंप्लेनिंग, शिकायत कर रही थी. शाउटेड, चिल्लाई. रिप्लाइड, जवाब दिया. रिमार्क्ड, टिप्पणी की. ऑर्डर्ड, आदेश दिया. सजेस्टेड, सलाह दी. और सेंटेंस है आई एम नॉट अफ्रेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज्ड, खालिस्तान, ब्लैंक, द वुमेन. लीव मी अलोन, माई फादर, माई मदर, और फिल इन द ब्लैंक्स है. द चिल्ड्रन, फिल इन द ब्लैंक्स, दैट द रोड्स वर क्राउडेड एंड नॉइजी. Inverted comma, perhaps he isn't a bad sort of chap after all, inverted comma, closed, the master. Let's go and look at the school ground, inverted comma, closed, blank, the sports teacher. The traffic police, fill in the blanks, all the passers-by to keep ऑफ द रोड. इस तरह से जो ये खालिस्तान दिए गए हैं उसमें आपको ये वर्ब को भरना है, रिपोर्टिंग वर्ब को इसमें फिल करना है. एंड द आंसर्स आर आई एम नॉट अफ्रेड, रिप्लाइड द वुमेन, जवाब दिया. लीव मी अलोन, माई मदर शाउटेड. लीव मी अलोन, माई मदर शाउटेड. द चिल्ड्रन वर कंप्लेनिंग दैट द रोड्स वर क्राउडेड एंड नॉइजी. परहैप्स ही इजंट a bad sort of chap after all, remarked the master. Let's go and look at the school ground. जिन sentences में let's का प्रयोग होता है वो हमेशा suggestive sentence होते हैं. तो यहाँ पर reporting verb आएगी suggested the sports teacher. The traffic police, और traffic police क्या करेगी? ऑर्डर देगी ना. द ट्रैफिक पुलिस ऑर्डर्ड ऑल द पासर बाई टू कीप ऑफ द रोड. रोड से हटने के लिए लोगों से कहा. तो इस तरह से हमने आज सीखा नरेशंस को, और नरेशंस में भी रिपोर्टिंग वर्ब को किस तरह से हम मेक आउट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, और नरेशंस के हमने कुछ रूल सीखे. और बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टोरी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपने कहीं ना कहीं इसको अपने बचपन से ज़रूर जोड़ा होगा. जब बचपन में हम हर चीज़ पे कुछ भी गलत करते हैं, अपने पेरेंट्स से डांट खाते हैं, लेकिन बड़े होते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हमारे पेरेंट्स गलत नहीं थे, वो हमको समझाते थे. थैंक यू वेरी मच बच्चों, आप इसी तरह से पढ़िए. थैंक यू वेरी मच.